नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे आपको दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अस्थायी गर्भगृह, जहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान है, वहां पर मौजूद हैं और उनके पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या पहुंचते रहते हैं और ऐसे में एक बार फिर से अयोध्या में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगामी कार्यक्रम और निर्माणाधीन गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ में उन्होंने समीक्षा बैठक भी करी और इसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए जनसभाओं और रैलियों का दौर थम चुका है। अब सबकी निगाहें कल होने वाली वोटिंग पर है। राजस्थान की कुल 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर 1875 उम्मीदवार हैं। 199 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 51,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं 5 करोड़ 29 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। आपको ये बता दें कि 3 दिसंबर को राजस्थान समेत सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल के चुनावों के मद्देनजर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पूरा देश में गुस्सा इस बात का है, भुगतना पड़ेगा इन लोगों को और राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए आज मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में। वो गुस्सा भी पब्लिक के अंदर है, गुस्सा ही कल बाहर निकलेगा। ठीक है। तो अशोक गहलोत आपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें पूरा विश्वास है कि जनाधार हमारे साथ है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपडेट्स देने के लिए छवि अवस्थी, संवाददाता सहयोगी दीपक चावला और दीपक हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं छवि का करूंगी। छवि, देखिए, अशोक गहलोत को भी अभी हम सुन रहे थे और दूसरी तरफ प्रचार जो है वो थम चुका है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। रण कितना टफ होने वाला है सभी पार्टियों के लिए? है क्योंकि कोशिश यही है कि राजस्थान को जीता जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं राजस्थान एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। बीजेपी यहाँ जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तभी उसका जो विजय रथ है जो जारी है वो आगे बढ़ सकेगा। वही कांग्रेस के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक नाक का सवाल भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि इस बार उनको कैसे भी रिवाज को तोड़ना है। जैसे लगातार भाजपा कांग्रेस का जो एक रिवाज रहा है उसको तोड़ना है और कैसे भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। और यही वजह है कि जो बैक टू बैक जिस तरीके की रणनीति अपनाई गई कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो इस बार गारंटियों पर जोर दिया गया, हर बार घोषणाएं की जाती थी, लेकिन इस बार
गारंटी शब्द को सबसे ज्यादा उपयोग में लिया गया और महत्वपूर्ण वही है क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाया गया कि बिल्कुल, गारंटी चाहे मोदी की गारंटी हो या फिर अशोक गहलोत की तरफ से 7 गारंटियों का जिक्र हो जिसपे इलेक्शन कमीशन का चाबुक चला है। हमारे साथ में अभी अभी हाल ही में रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील सुशीला शर्मा। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तमाम संवाददाताओं का रुख करूं उससे पहले, रण में जो प्रचार का दौर है वो थम चुका है, अब युद्ध की बारी है। युद्ध में पलड़ा किसका भारी है? जी हाँ, बिल्कुल युद्ध की बारी है और आज की रात जिसको कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही अंतिम रात यही भारी। रात भारी बहुत जी। बहुत सारे जो प्रत्याशी जितने खड़े हुए हैं उन सब के लिए आज की जो रात है वो सबसे भारी रात है। अ, इसके बाद जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 199 सीटों के लिए लगभग 5 करोड़ 26 लाख मतदाता कल तय करेंगे। 51,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 65,000 ईवीएम मशीनें वहां लगाई गई है और इन सबको व्यवस्थित करने के लिए लगभग 1 लाख सुरक्षाकर्मी है, जिनके साथ दूसरी टीम्स भी है, एटीएस की टीम है, ये सब है और ये सब मिलकर 5 करोड़ 26 लाख राजस्थानी ये तय करेंगे कि उन्हें मोदी के नाम की गारंटी चाहिए, अशोक गहलोत की 7 गारंटियों पे वो मुहर लगाते हैं। ये सब मिलके सब डिसाइड करके समय पर जितने ठीक है, भी अगर मैं ग्राउंड के फैक्टर्स की बात करूं सुनील जी, तो क्या वो जी फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे कल के चुनाव को, और क्या वो मुद्दे हैं जो कल के चुनाव को डिसाइड करने वाले हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करते हैं तो बीजेपी ने जो 3 मुद्दे बड़े उठाए हैं, जिसके अलावा वो आगे इधर कहीं गए नहीं, तो जो 3 मुद्दे हैं, वो 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है बेरोजगारों के साथ लेने के लिए या उन लोगों को साथ देने के लिए पेपर लीक का मामला। महिलाओं को उन्होंने इस तरीके की बात की है कि महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसके बाद उन्होंने कही है कि वो प्रशासन जो है वो जगह-जगह फेल रहा है, धर्म करे तो उन्होंने कहा कि समुदाय को बहुत ज्यादा फायदा है। ये 3 मुद्दों पर बीजेपी बात कर रही है, लेकिन अगर बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस से बात करती है कि हमने महंगाई का हद खोले, हम आपको सस्ता सिलेंडर देंगे, हम आप सस्ता राशन तो करवाएंगे। बाकी सब चीजों को तो वो मुद्दा मान ही नहीं रहे। बिल्कुल, चलिए दीपक, आपका रुख मैं करूंगी, दीपक चावला के बाद इसके बाद आऊंगी। देखिए 2 दीपक हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। दीपक कुमावत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपक, अब मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल मेरा आपसे ये कि कल चुनावों के लिए देखिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो चुकी हैं। सेंसिटिव जोन्स का यहाँ पर जिक्र कर दीजिए और साथ में ये बता दीजिए कि किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं कल के इलेक्शंस को लेकर के की गई हैं। दीपक, शायद आपका जो फ्रेम है वो म्यूट है, उसे प्लीज अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, जिस दिन का इंतजार था तमाम लोगों को, वो दिन आ चुका है और जाहिर सी बात है तमाम मतदाता कल जो है वोट करने के लिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस बार सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चाक चौबंद रखी गई है। जितने भी लोग हैं और 199 सीटों के ऊपर इस बार चुनाव होने जा रहा है, जिसके अंदर 2,74,846 कर्मचारी संपन्न जो है मतदान करवाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इतनी तैयारियों के साथ में इस बार जो सबसे अलग चीज देखने को मिल रही है, इस बार युवा समझदार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर युवाओं की बात करूं तो 51,507 मतदान केंद्रों के ऊपर तकरीबन 5,26,90,146 मतदाता है वो प्रत्याशियों को भाग्य फैसला करेंगे 199 सीटों का। और इसके अंदर 18 से 19 उम्र की आयु के जो लोग हैं वो 22,61,008 जो मतदाता हैं वो केवल और केवल 18 से 19 वर्ष की आयु के लोग हैं। और 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग को बात करूं तो 1,70,99,334। और जितने भी हमने लोगों से बातचीत की तो इस बार उनका कहना है कि इस बार सोच समझदारी के साथ में मतदान किया जाएगा, क्योंकि जो आम उम्र पर चीजें देखने को मिलती है कि युवा समझदार हो गया है, उसको पता है कि वोट किसको करना है। तो वो सारी चीजें हैं इस बार देखने को मिली उन लोगों के अंदर। जितने भी सारे के सारे लोग हैं उनका यही कहना था कि इस बार किसी मोहर के ऊपर उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई जाएगी कि वो कमल का फूल हो या हाथ का फूल हो, हाथ हो, उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई जाएगी। समझदारी से जो हमारे आगे के भविष्य की बात करेगा, साथ के अंदर रोजगार की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसके ऊपर हम मोहर लगाएंगे। ठीक है दीपक, आपके पास में आऊंगी। दीपक चावला, देखिए आज जब कल चुनाव प्रचार थम गया और आखिरी हुंकार भरी गई, उसके बाद आज बीच का जो ये मिडिल ब्रेक है, और ये मिडिल ब्रेक असल में ब्रेक नहीं, इसको शॉर्ट ब्रेक कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि घर घर जाकर के कैंपेनिंग तो अभी भी चालू है। लेकिन ऐसे में किस दल के अंदर कुलबुलाहट ज्यादा नजर आ रही है और किसके लिए ये दिन आज का भारी नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल ये जो रात है वो कत्ल की रात है, ये जो रात है वो कांटे से नहीं कटती। और बिल्कुल ये दिन जो आज का जो दिन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं हर विधानसभा क्षेत्र यानी कि जितनी भी विधानसभा सीट है राजस्थान में, दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी वो आज की रात जो है बहुत ज़्यादा जोड़-तोड़ करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को दूसरों से मिलाते हैं, दूसरों को अपने से मिलाते हैं। तो ये जो दिन होता है आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, थकावट होती है लेकिन नेता भी थकते नहीं हैं क्योंकि 5 साल इंतजार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है और कल जब ये डिसाइड हो जाएगा कि जनता का मूड क्या है, जब तक का रिकॉर्ड रहा है, जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो उसका फायदा जो है वो भाजपा को मिला है। और इसीलिए भाजपा जो है कई सारे मुद्दे ऐसे लेकर चले हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊंगा तो आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इस तरह से एक नाबालिग बच्ची को भट्टी में जिंदा डालकर जो है जला दिया गया, साधु संत ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा हिंदू रैलियों पर जिस तरह से पथराव हुआ है, नेट बंद यहाँ हुआ है। जम्मू कश्मीर के बाद अगर कहीं पर नेट बंद हुआ है तो राजस्थान में जरा सी कोई अगर पेपर होता है तो आप तुरंत प्रभाव से इंटरनेट को बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं, फिर भी राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। जबकि उस इंटरनेट बंद करने से व्यापार में करोड़ों का जो घाटा हुआ है। ये तमाम ऐसी घटना है जिसको लेकर भाजपा जनता से जुड़ा है और जनता से जुड़ने की कोशिश की गई है। पेपर लीक में रिजल्ट तो आया ही नहीं, पेपर लीक हुआ सो रिजल्ट भी नहीं आया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जैसे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि नए वोटर जो है युवा जुड़े हैं, तो बिल्कुल युवा को इस समय सोच समझकर वोट करना पड़ेगा कि आखिर कौन उस केस में। लंपी का मैं जिक्र करूंगा, जब गायों की मौत हुई थी तो सड़क पर गाय जो है वो मरी हुई थी, क्योंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस के इसलिए हम जो सरकार है वो सवाल है कांग्रेस के केंद्र सरकार आती है तो वो जो वहाँ पर जिस तरह से गाय वहाँ पर मरी हुई थी तो वो बातें भी जो है भूले से नहीं भूली जा रही है। तो तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है भाजपा जा रही है। राजस्थान में भी ये ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। कांग्रेस चाहती है कि ये ट्रेंड जो है वो पूरी तरह से टूट जाए और हम इसको एक बार रिपीट कर ले। भाजपा ये चाहती है कि हम ट्रेंड के हिसाब से हम फायदा मिले, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी कि कल वो किसके पक्ष में जो है वो अपना वोट है वो देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जो है एक्टिव रहे हैं, कई सारी योजनाएं उन्होंने जनता को देने की कोशिश की है। चिरंजीवी योजना है, फ्री गैस सिलेंडर है और 8 रुपए में खाना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी योजनाएं अपनी दी है, लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान में ऐसी भी घटना होती रही है जिन्होंने राजस्थान को शर्मसार किया है। ठीक है, अब दीपक आपके पास में आऊंगी, छवि के पास जाते हो। छवि, हम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दीपक ने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए और वो मुद्दे उठाए क्या हैं, वो मुद्दे हुए भी हैं प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत गिरे, इसके लिए महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जो पोलिंग बूथ है उसमें विशेष व्यवस्था की जाए। तो किस तरह की व्यवस्था नजर आने वाली है? पिंक बूथ की किस तरह की व्यवस्था रहेगी, साथ में सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम बूथ के आसपास रहने वाले हैं? छवि, काफी नई व्यवस्थाएं की गई हैं महिलाओं के लिए। अगर बात करें तो महिलाओं के लिए विशेष चाहे जब पोलिंग बूथ पे देखिए सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो ग्रामीण तबके में आती है, जब ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर महिलाओं को लाना। लेकिन अब कहीं ना कहीं वोटर समझते हैं और अब मतदान की कीमत हर किसी को पता है। तो उसी अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की भी तो वहाँ महिलाओं का प्रतिशत खासा कम नहीं रहता पहले की अपेक्षा। लेकिन इस बार की अगर बात करें कई विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें जो सबसे मुख्य था वो घर से जो वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें ना सिर्फ महिलाएं बाकी कई और लोगों को जगह दी गई। इस बार खास मीडिया कर्मियों को भी जगह दी गई क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और ऐसे में वोट नहीं दे पाते। इसको ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्था की गई थी। तो कुल मिलाकर ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन देखिए अगर महिलाओं की खासकर अगर यहाँ आधी आबादी की बात ही चल रही है तो उसमें सबसे ज्यादा समझने की बात यह कि एक दौर था जब घर का कोई बड़ा सदस्य फैसला करता था कि किसको मत देना है और पूरे परिवार उसको मत देता था। लेकिन अब महिलाएं अपना फैसला खुद लेती हैं और इसी वजह से, क्योंकि जब हमने कई बार महिलाओं से बात करने की और कोशिश शायद की, यही वजह है छवि कि वोटों में डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रही है। जब पोलिंग होती है तो पोलिंग में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये चेंजेस कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, उनको भी असमंजस में डालता ही डालता है। सुनील जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी।
देखिए, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं सर, और 5 सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सिर्फ सरकारें ही नहीं बदलती, बहुत सारे रिवाज चेंज होते हैं और एक दौर बदल जाता है। दौर के साथ अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनावों में और इस विधानसभा चुनावों में आप कितना अंतर जो है वो ट्रेंड का देख पा रहे हैं, और साथ में पिछले वोटिंग परसेंटेज से इस बार की जो उम्मीद है वो कितनी ज्यादा बंधी हुई है? जी हाँ, इस बार बात करें तो असल में राजस्थान में चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ कहा जा सकता है। जैसा कि छवि ने भी बताया कि इस बार पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि जो असमर्थ लोग हैं जो बूथ तक नहीं जा सकते, उन्हें घर से वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके से यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया है, और जिस महिलाओं को प्रयास किया गया है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोटिंग, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह पर आपके पास अगर प्रत्याशियों के फोन आ रहे हैं से चुनाव आयोग की तरफ भी फोन आ रहे हैं कि आप बूथ जाएं और मतदान केंद्र जाकर अपने मत का सही उपयोग करें। इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, एक वोट की कीमत बताई जा रही है, ये वाकई में काबिले तारीफ बात। और की बात करें दौर में मैं आपको बताता हूं कि हर बार की तरह किस प्रकार से नेता और राजनीति प्रकार से निचले स्तर पर जा रही है, उसमें हम सिर्फ यही एक नई बात निचले स्तर तक। अगर आप एक दिन पहले का अखबार आप देखते हैं तो उस अखबार को आप देखेंगे, असल में अखबार नहीं है, दोनों पार्टियों का एक अखबार है, और अखबार में जिस प्रकार से पुरानी कटिंग्स को लेकर और एक तरह से हेडलाइन की तरफ किया गया है और एक छोटे से कोने में विज्ञापन लिख दिया गया है, ठीक है, ये अपना तरीका है अपना प्रचार करने का। पॉजिटिव जो विज्ञापन है, नेगेटिव विज्ञापन। तो इस तरह की जो नेताओं के बोल लिखते हैं उन चीजों को, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत अच्छे से, बहुत समझदार जनता है, बहुत अच्छे विचार रखती है। वो अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए अपने दिलों में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में है वो 2 फैक्टर वो है। 2.5 लाख वो मतदाता जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, 18 साल से ऊपर के जो अभी पहली बार अपने वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं, और दूसरे महिलाएं जो कि वोट का प्रयोग करेंगी। इन दोनों के वोटिंग का स्विंग जो होगा या उनका परसेंटेज कितना आता है, इससे आप कल शाम तक ही पता लगा लेंगे कि सरकार की आ रही है या कौन है। बिल्कुल, ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दीपक कुमावत, मैं आपके पास आऊँगी। ये दोनों फैक्टर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं से जुड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स भी अभी रिसेंटली सामने आए, और उसके अलावा पेपर लीक का जिक्र दीपक कर रहे थे। तो मैं आपसे समझूंगी कि कितने वोटर्स की जो तादाद है वो महिलाओं की अगर मैं बात करूं या फिर नए वोटर्स जो हैं, एक बार फिर से आप प्लीज तमाम दर्शकों को बता दीजिए कि राजस्थान के अंदर कितने पहली बार वोट करने वाले वोटर्स हैं और महिला वोटर्स कितनी हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टोटल जो वोटर्स हैं वो मतदाता है वो 5,26,90,146 है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 18 से 30 की जिनकी आयु है वो 1,70,99,334 के आसपास है, और जिसमें से 18 से 19 उम्र की जो आयु है वो 22,61,008 नए मतदाता हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कुल जो 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कुल 10,501 मतदाता केंद्र शहरी क्षेत्रों में है और 41,006 ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। कुल जो है 26,393 मतदाता केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में इन मतदाता केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। दीपक, सवाल मेरा आपसे होगा, दीपक चावला, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी की तरफ से कितने प्रत्याशी हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में प्रत्याशियों की तादाद अभी निकलकर सामने आ रही है। क्षेत्रीय पार्टियों का इंडल्ज कितना ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट कितना नजर आएगा? देखिए, आरएलपी है, बीटीपी है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, बसपा है, और इसके अलावा निर्दलीय भी है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है उनका गठबंधन है, तो कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में कभी भी जो क्षेत्रीय पार्टी कहे या थर्ड फ्रंट है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। राजस्थान में हमेशा से ट्रेंड यही रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से ही कोई जीतता है। ये बात तय है कि पिछली बार जो है विधानसभा चुनाव में, पिछली बार की मैं बात करूंगा, लगभग 22 प्रत्याशी जीत कर आए थे जो थर्ड फ्रंट से थे या निर्दलीय थे। इस बार भी ये तय मान सकते हैं कि इस बार 22 मतलब 25 से 30, इस बार भी 25 से 30 जो है वो जीतेंगे, जो कि निर्दलीय हो सकते हैं या थर्ड फ्रंट से होते हैं या अन्य पार्टी से हो सकते हैं। यानी कि
30 अगर आपके जीत जाते हैं तो कह सकते हो कि वो चाबी जो होती है वो चाबी उन सभी के पास रहेगी। आपको अच्छे से पता है, फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जरूरत पड़ी थी बसपा के विधायकों की, निर्दलीय विधायकों की। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार उस समय गिर जाती। यानी कि चाबी का काम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी करती है, थर्ड फ्रंट करता है। इस बार भी ये तय मान के चलिए, जिस तरह से समीकरण बने हैं, कई जगह कुछ कांग्रेस के विधायकों से आ रहा है तो कुछ भाजपा के विधायकों से, तो तीसरा ऑप्शन है, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीटीपी हो। डूंगरपुर और जो मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पर बीटीपी काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग है। तो ये मान के चलिए कि 30 अगर सीट अगर जीत जाती है थर्ड फ्रंट या निर्दलीय, तो सत्ता की चाबी उनके पास है। बिल्कुल, वो किंग मेकर की भूमिका में, इन शॉर्ट इसको इस तरीके से कहा जाए कि किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आएंगे। आप चारों ही लोग हमारे साथ में बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि 199 सीटों का जो समीकरण है, जो जोड़ तोड़ है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है और पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे इस बार से कितने अलग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए कल मतदान होने हैं और मतदान से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मतदान से लोकतंत्र की शक्ति और सामर्थ्य दोनों ही बढ़ता है और मतदान सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि देश प्रदेश की प्रति आपका कर्तव्य है। राजस्थान की उन्नति और प्रगति को दिशा देने के लिए सभी मतदान करें। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, साथ में रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुनील जी का ही रुख करूंगी। छवि, ब्रेक के पर जाने से पहले मैंने वादा किया था कि मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सुनील जी से सवाल का जवाब पहले ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले विधानसभा चुनाव और मौजूदा विधानसभा चुनाव ये आपस में कितने अलग होने वाले हैं? दर्शकों को प्लीज ये बताइए, क्योंकि मुद्दे अलग हो गए हैं, 5 साल में बहुत सारी चीजें अलग हो गई हैं, सरकार दो चेंज हो गई हैं। पिछली बार जब हम नारा सुन रहे थे ग्राउंड पर, जब हम एक्टिव थे तो हमको सुनाई दे रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे चल रहे थे। लेकिन इस बार जादूगर की जादूगरी नजर आएगी या नहीं नजर आएगी? ट्रेंड चेंज हो गया है, योजनाएं चेंज हो गई हैं, बेनिफिट पहुंचाने का तरीका चेंज हो गया है। जी हाँ, पिछली बार और इस बार सबसे बड़ा चेंज या सबसे बड़ा फर्क या सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि बीजेपी के पास इस बार कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो ये कह सके कि हम उनके नाम पर वोट मांगते आते और चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है और वो कहना चाह रहे हैं कि जो गारंटी है वही सबसे बड़ी गारंटी है। पिछली बार जो आपने कहा कि जो नारा था, इस बार उस नारे में से वसुंधरा खैर नहीं है को हटा है, तो अब यहाँ पर यही चल रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मतलब वो कहते हैं ठीक है, अगर मुझसे बैर नहीं है तो ठीक है, गारंटी पर विश्वास कीजिए और मुझे वोट दीजिए। तरफ देखें, कांग्रेस की तरफ देखें तो पिछली बार सचिन पायलट जिस प्रकार से मुखर होकर सामने आ रहे थे और अशोक गहलोत सेकंड उसमें थे। हालांकि अशोक गहलोत जब से राजनीति में आए, राजस्थान के चुनाव में हमेशा एक्टिव हो जाते हैं। इस बार सचिन पायलट इतना सामने नहीं आए लोगों के, जितना अशोक गहलोत ने भी अपने नाम पे चुनाव लड़ा है, अपने नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मेरी 7 गारंटियों पर आप विश्वास कीजिए और कांग्रेस की को एक बार दिल से, कांग्रेस फिर से ये वाला नारा वो लेकर आए हैं कि आप एक बार कांग्रेस को फिर से बुलाइए, हम आपको 7 गारंटियों का वादा देते हैं, हम आपको सुशासन देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको सस्ते सिलेंडर देंगे, हम आपको आवास देंगे और बहुत सारी योजनाएं हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो इस बार सीधी सी बात है, क्योंकि इस बार बीजेपी विपक्ष में है, तो उन्होंने जितने भी उनके मुद्दे हैं, पिछले 5 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को आधार बनाकर और जनता में वो उतरे हैं कि देखिए गहलोत ने ये नहीं किया, गहलोत ने शासन सही नहीं किया, गहलोत ने रोजगार नहीं दिया, गहलोत की या कांग्रेस सरकार की तरफ से पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह से लेकर आए हैं। और क्योंकि कांग्रेस के पास में अभी इस समय पर सिवाय अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए वो कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि ये उपलब्धियां कोरोना होने के बावजूद इस तरह की उपलब्धियां हमने हासिल की है, अगर हमें आप एक बार और 5 साल देंगे। यहां तक कि अशोक गहलोत ने 2030 तक का विजन जनता के सामने रखा है कि 2030 तक के लिए आप काम, हम जो सरकार है हमारी 2030 तक के लिए काम कर रही है, आप लोग भी अपने आइडियाज दीजिए, आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि हम राजस्थान का बेहतर काम कर सके, राजस्थान का बेहतर विकास कर सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं पिछले चुनाव में
नहीं थी। पिछले चुनाव में जो बातें थी वो कुछ और थी, और इस बार के चुनाव में क्योंकि मुद्दे बदल गए हैं, मतदाता भी नए आ गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और इस बार क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो इसलिए मुद्दे इस बार सेंट्रल की जो उपलब्धियां हैं बीजेपी उनको साथ में सामने लाकर और उन पर वोट मांग रही है। बिल्कुल, मुद्दे जो हैं सेंटर के वो सामने ला करके बीजेपी वोट मांग रही है। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। छवि, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी की तरफ से बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनको ग्राउंड पर मौका दिया गया है, और उस मौके की वजह से कई दलों में खलबली भी है और नर्वस भी नजर आ रही है बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, अगर देखा जाए तो। जनता के बीच में किस तरीके की चहल पहल है? छवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज अब आई है। आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए प्लीज। देखिए, तमाम सांसदों को ग्राउंड पर एक्टिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया है बीजेपी ने, और कई जो उनके नेता हैं एक्टिव जो पार्टिसिपेंट थे उनकी सीटों में भी परिवर्तन किया है। इसको लेकर के क्या किसी तरह की बातचीत ग्राउंड पर लोगों के बीच में नजर आ रही है क्या, और क्या इसका इम्पैक्ट कल की वोटिंग में भी नजर आएगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की एक बहुत ही बड़ा क्योंकि इनकी ज्यादा फर्क पड़ा है। वो हैं जो काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ है, दिया कुमारी है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको है ना, चाहे किरोड़ीलाल मीणा है, उनको काफी ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है छवि, एक बार फिर से कोशिश होगी कि आपसे संपर्क हो सके। दीपक, आपका रुख करूंगी। सवाल एज इट इज मेरा यही है, क्योंकि जवाब मैं चाहती हूं कि दर्शकों तक पहुंच जाए। दीपक चावला। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा के पास दर्जनों तो सेंट्रल मिनिस्टर है, दर्जनों सेंटर फेस है और दर्जनों सांसद है। 25 के 25 सांसद राजस्थान से। जनता हमेशा से भाजपा को दी है, तो जाहिर सी बात है जब उनके पास है तो वो बाहर भी आएंगे। कांग्रेस के पास नहीं है तो वो कहां से लेकर आएंगे। भाजपा साम दाम दंड भेद ये चुनाव है वो जीतना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बढ़त में ऊपर जा रही है, लेकिन सर्वे में केवल राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहां पर भाजपा जो है टॉप पर आ रही है, जिसकी एक सबसे मुख्य वजह वो यही रही है कि राजस्थान में ट्रेंड रहा है। यहाँ की जनता बेहद समझदार है। एक बार किसी को 5 साल का मौका दे, दोबारा उसको मौका नहीं देती, भले वो कितने वादे कितनी गारंटी वो दे ले, लेकिन जनता यहाँ की बहुत ज्यादा समझदार है। तो बिल्कुल भाजपा के पास वो तमाम सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, इसलिए वो पूरी ताकत जो है वो फूंक दी गई है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इतने ज्यादा दौरे किए जो कभी पिछले चुनाव में नहीं किए गए थे। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, और वो दौर भूला नहीं जा सकता दीपक, वो दौर भूला नहीं जा सकता कि किस तरीके से ग्राउंड पर जब प्रधानमंत्री को एक्टिव होना पड़ा और तब जाकर के लाज बचाने वाली स्थिति बन पाई थी राजस्थान में पिछले चुनावों में। दीपक कुमावत, मैं आपके पास आऊंगी। ग्राउंड पर जो हवा है वो, अगर युवाओं के बीच की बात की जाए तो युवाओं में मुद्दा मुखर क्या है, एजुकेशन या फिर रोजगार? आपका फ्रेम म्यूट है दीपक। जाहिर सी बात है कि इस बार जो मुद्दे के ऊपर ही जो है चुनाव की रणनीति तैयार की गई है, भले ही वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। और साथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है, जिन मुद्दों के दम पर चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, वहीं कांग्रेस अपनी गारंटियों को सामने रखने का प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है। इसके अलावा बात करते हैं जो मतदाताओं की, जो मतदान करने वाले हैं, तो उन्होंने इस बार तमाम विषयों के साथ के अंदर चुनाव की जो है सबसे बड़ी बात कही है कि सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर जो रहा, आपने सुना होगा कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी हवा बनी वो, जिसके लिए तमाम बार प्रदर्शन किए गए, तमाम बार अपनी बात को रखने के प्रयास किए गए, अलग अलग जगहों पर अपनी बात को रखने का प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उस बात को नहीं माना।
लास्ट मुखर तक सरकार यही कहती रही कि हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद में सबके ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन उन जो जितने भी शिक्षक थे उनको उससे राहत नहीं दी गई, अब तक वो ट्रांसफर नहीं हुए। हो सकता है कि सरकार बनने के बाद में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो उसके ऊपर काम करे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो उस पर काम करे। सबसे बड़ा विषय तो हजारों शिक्षकों के दिल के ऊपर, इसके ऊपर थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को ना करने को लेकर आज भी ठेस है। हमने ग्राउंड जीरो पे बातचीत की, उन शिक्षकों के हाल जाने, और बहुत बार चौपाल के माध्यम से भी हमने जानने का प्रयास किया, तो उन शिक्षकों की केवल एक ही आवाज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बिंदुओं पर तमाम दर्शकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, क्योंकि देखिए कल होने हैं चुनाव, और जैसा कि सुनील जी ने भी कहा और रामानंद सागर की रामायण भी कहती है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की ये कहानी है सारी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।